आज हम लोग हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ यू हैव बीन डेफिनेटली हर्ड अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। हाइड्रोजन जो है सबसे छोटा, सबसे लाइटेस्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो कुछ जनरल पॉइंट है जो हाइड्रोजन के बारे में है। हाइड्रोजन जो है लाइटेस्ट एलिमेंट नोन है, लाइटेस्ट एलिमेंट नोन है। इससे लाइटेस्ट एलिमेंट कुछ होता ही नहीं है, सबसे हल्का एलिमेंट यही है। ये जो होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा इसका हाइड्रोजन का, वो होगा 1s1। एक ही इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट, क्या पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 है। ड्यू टू विच इट इज केप्ट विद अल्काली मेटल, फर्स्ट मेटल। हालांकि अनलाइक फर्स्ट मेटल ये मेटालिक कैरेक्टर नहीं रखता है। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो किसी भी एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns1 होगा उसको हम लोग फर्स्ट मेटल में अरेंज करेंगे, फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे। हालांकि आप देखोगे कि बहुत जगह क्या किया जाता है, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है। कारण इसका यह है कि हाइड्रोजन बहुत सारे वेज में हैलोजन से मैच करता है, 7 ग्रुप से मैच करता है। जैसे कि हाइड्रोजन जो एक नॉन मेटल है, लाइक हैलोजन, जैसे हैलोजन बनाता है हैलाइड्स आयन X- आयन, वैसे ही हाइड्रोजन भी क्या करता है, H- आयन बनाता है। जैसे हैलोजन का आयनायन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है, वैसे ही हाइड्रोजन का भी आयनायन एंथैल्पी ज्यादा है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को हम लोग फर्स्ट मेटल के साथ रखेंगे। हालांकि हम यहां पर बता दें, लिख दें कि हाउएवर हाइड्रोजन मैचेस विथ हैलोजन ऑल्सो इन मेनी रेस्पेक्ट। बहुत सारे तरीके में हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन से भी मैच करता है। जैसे कि हाई आयनायन एनर्जी, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ H- आयन, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, एग्जिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ H2। हाइड्रोजन भी H2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन भी H2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन का जो कि हाइड्रोजन को फर्स्ट मेटल के साथ रखने को गलत ठहराता है। लेकिन हम लोग ये मान के चलेंगे कि हाइड्रोजन जो है फर्स्ट मेटल का ही है, बिकॉज हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि हाइड्रोजन को आप अलग रखो पीरियोडिक टेबल से। सबसे पहले ऊपर में ब्रेक करके आप देखोगे कहीं हाइड्रोजन को अलग रख दिया जाता है, लेकिन ये सही है अप्रॉक्स की हाइड्रोजन को आप फर्स्ट मेटल में रख सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट जो है हाइड्रोजन ही है। इस पॉइंट में लिख सकते हैं हम लोग। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स है। यूनिवर्स में इससे ज्यादा कोई एलिमेंट नहीं पाया जाता है। सारा स्टार जो है मोस्टली हाइड्रोजन का बना हुआ है। ऑन अर्थ
इट इज रेयर इन फ्री फॉर्म, फ्री डाइहाइड्रोजन फॉर्म। जो इसका एग्जिस्टेंस का वे है डाइहाइड्रोजन के फॉर्म में बहुत कम पाया जाता है ड्यू टू लोअर मास, लोअर मोलिकुलर वेट। लोअर मोलिकुलर वेट होने के कारण फ्री फॉर्म में कम पाया जाता है। However, in combined form, in earth surface, in water, in hydrocarbon, organic compound and inorganic compound, hydrogen is present in sufficient large amount, बहुत अच्छा खासा अमाउंट में होता है। एक्चुअल में आप याद कर लो कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करने वाला एलिमेंट है। जैसे कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे कि स्टूडेंट को बोला जाता है कि सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन बनाता है, तो ऑब्वियस आंसर आता है कार्बन, बिकॉज कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का संख्या बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन गौर करने वाला बात यह है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन होता है और एज वेल एज बहुत सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो अगर हम सबसे ज्यादा कंपाउंड में एलिमेंट्स के एग्जिस्टेंस की बात करें कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है, तो आंसर होगा हाइड्रोजन, बिकॉज सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो एग्जिस्ट करता ही है, एज वेल एज सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है। तो आप लिख सकते हो कि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन इज मोस्ट एबंडेंट, ये लिख सकते हैं हम लोग, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन कंपाउंड। सबसे ज्यादा कंपाउंड में हाइड्रोजन ही पाया जाता है। आप सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, हाइड्रोकार्बन होता है एंड इट्स डेरिवेटिव्स, तो सभी में हाइड्रोजन कंपलसरी है कार्बन के साथ साथ, एज वेल एज जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, उसके साथ भी हाइड्रोजन अच्छा खासा कंपाउंड बनाता है। हालांकि कार्बन को ही बोला जाता है कि सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, बिकॉज प्राइमरी जो एटम है जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है वो कार्बन होता है, ना कि हाइड्रोजन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सबसे ज्यादा कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, तो हाइड्रोजन विल बी द करेक्ट आंसर रेदर देन कार्बन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए प्रिपरेशन दो तरीके का हो सकता है, लैब प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे दोनों को। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लैब प्रिपरेशन की बात कर लें। लैब प्रिपरेशन का मतलब एक सिंपल सा तरीका, आप सभी लोग जानते होंगे कि एक्टिव मेटल को अगर हम किसी एसिड पे डाल दें या वाटर पे डाल दें तो क्या होगा, मेटल सॉल्ट, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज होता है। तो उस तरीके से आप बना सकते हो। एक्टिव मेटल पे आपने क्या किया, हालांकि इस बात को आप गौर कीजिए, कुछ मेटल पैसिव हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के प्रेजेंस में लाइक HNO3 के प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है अराउंड द मेटल, जो कि फर्दर रिएक्शन को अवॉइड कर देता है। इस चीज को आप गौर करिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। एसिड या वाटर आप डालो, क्या होगा, आपको मेटल सॉल्ट या हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 गैस रिलीज होगा। गौर करिएगा, एक्टिव मेटल का मतलब होता है मेटल नहीं होना चाहिए कौन कौन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे जो भी है वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप अगर मैग्नीशियम पे अगर आप HCl डालते हो तो क्या होगा, MgCl2 प्लस H2 गैस रिलीज होगा। अगर आप सोडियम पे रिएक्शन करवा देते हो HBr का तो आप NaBr प्लस H2 गैस बनाओगे।
तो इस तरह से आप आसानी से प्रोडक्शन कर सकते हो हाइड्रोजन का बाय रिएक्टिंग एक्टिव मेटल विथ एशिड्स। सेम तरीके से अगर आप पोटेशियम को, वैसे पोटेशियम को वाटर के साथ ना कराओ क्योंकि रिएक्शन बहुत विग्रस हो जाएगा, तो हम वाटर के इसके साथ रिएक्शन कराते हैं NaOH प्लस हाफ H2। इस तरह से आपने देखा कि एक्टिव मेटल पर हम एसिड डाल करके क्या कर सकते हैं, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन या वाटर डाल के मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशन, कुछ लिमिटेशन होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम अभी इसको अवॉइड कर रहे हैं कि पैसिविटी ऑफ मेटल क्या होता है, मेटल कब कब पैसिव हो जाता है। ठीक है। दूसरा तरीका होगा बाई एक्शन ऑफ एम्फोट्रिक मेटल, एक्शन ऑफ एम्फोट्रिक मेटल, एम्फोट्रिक मेटल का एक्शन ऑन बेस, बेसिस। ठीक है। जैसे कि आप जिंक को क्या करो, NaOH पे डाल दो तो आपको क्या होगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। अगर आप क्या करो, एल्युमिनियम को अगर आप NaOH के साथ ट्रीट करा दो तो आप देखोगे कि बन जाएगा Na3AlO3 एंड देन 3/2H2 विल बी रिलीज्ड। तो इस तरह से जो एम्फोट्रिक मेटल होता है, एम्फोट्रिक मेटल कितना होता है, एम्फोट्रिक मेटल 6 होता है, बेरिलियम, जिंक, एल्युमिनियम, गैलियम, टिन और लेड। ये 6 मेटल जो होता है एम्फोट्रिक नेचर का होता है, जिसपे कि अगर आप क्या करो, अल्कली डाल दो, बेस डाल दो तो वो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है। कुछ और तरीका है बनाने का लैब में, जैसे कि हम मेटल हाइड्राइड पे क्या करें, वाटर डाल दें। अगर हम मेटल हाइड्राइड पे वाटर डाल देंगे बाई एक्शन ऑफ वाटर और मेटल हाइड्राइड, और मेटल हाइड्राइड, अगर हम मेटल हाइड्राइड पे वाटर डाल दें तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि आप LiH पे क्या करो, वाटर डाल दो तो क्या होगा, बन जाएगा LiOH और प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड। अगर आप NaH पे वाटर डाल दो तो आप NaOH प्लस H2 गैस ऑब्टेन कर लोगे। तो इस तरह से लैब में हम लोग अलग अलग तरीके से हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन कर सकते हैं इन लेबोरेटरी। हालांकि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू दैट इन लेबोरेटरी। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो होगा अलग तरह का होगा जो हम लोग करते हैं। हम लोग पढ़ते जा रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जो थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, पहला है मतलब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम लोग लिख रहे हैं, पॉइंट नहीं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन लिख रहे हैं हम लोग। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का मतलब होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि पहला तरीका होता है बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कंटेनिंग 10 to 20% ऑफ एसिड और अल्कली। एसिड और अल्कली को रख करके 10 to 20% इलेक्ट्रोलिसिस और वाटर करोगे तो आपको क्या होगा, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगा। गौर कीजिएगा यहां पर कि प्योर वाटर को आप हाइड्रोलिसिस नहीं कराते हो, बिकॉज प्योर वाटर हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, बिकॉज वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आप एसिड या अल्कली डालो। अब देखोगे कि इलेक्ट्रोलिसिस में एसिड और अल्कली का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा, वाटर का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, लेकिन एसिड और अल्कली डालने के कारण वाटर जो होगा कंडक्टिंग हो जाएगा, और कंडक्टिंग हो जाएगा इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस आसानी से होगा। जैसे कि अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ एसिड की बात करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड की बात करते हैं, तो मान लिया H2SO4 रखा हमने, तो वाटर क्या होगा, टूटेगा, वाटर टूटेगा किस तरह से, H2O H प्लस एंड OH माइनस में, एंड H2SO4 भी ब्रेक करके देगा क्या, H प्लस एंड SO4 2 माइनस में। तो आप अगर गौर करोगे तो एट कैथोड, जो आपका कैथोड होगा जनरली आयरन कैथोड होता है और निकेल एनोड होता है इस केस में, तो हाइड्रोजन को देखोगे रिड्यूस होते हुए हाफ H2 बनेगा। अब सवाल है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डेटा को याद करो तो आपको याद होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है
किसका ज्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल सल्फेट का ज्यादा होता है, इसलिए ये रिड्यूस करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा। SOOH माइनस विल ऑक्सीडाइज फर्स्ट, और क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज करके बनेगा O2 एंड देन 2O2 प्लस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम 2OH माइनस और ऐड कर देते हैं, और यहां पर 2OH माइनस ऐड किया तो 2 वाटर ऐड हो गया। इस तरह से हम लोग करेंगे, और चार्ज बैलेंस करने के लिए आप आसानी से समझ सकते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करना होगा। तो इस तरह से अगर आप देखोगे नेट रिएक्शन, तो आप देखोगे कि यही आएगा आपके पास कि 2H2O इलेक्ट्रोलिसिस किया, बना 2H2 प्लस O2। तो आपको ये महसूस होगा कि एसिड लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, एसिड लेने से कुछ हुआ नहीं, बल्कि जबकि हम बता रहे हैं एसिड लेने से फायदा ये हुआ कि विदाउट एसिड आप रिएक्शन करवा नहीं सकते हो, बिकॉज वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेम तरीके से हम एसिड की जगह बेस ले सकते हैं। मान लिया हम बेस, दूसरा केस लेके चलते हैं बेस। तो अगर हम मान लिया बेस ले लिया NaOH या KOH, तो KOH अगर हमने लिया तो KOH ब्रेक करके बनाएगा क्या, K प्लस एंड OH माइनस। गौर कीजिएगा यहाँ पर कि हमारे पास K प्लस और H प्लस है, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है किसका, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को रिड्यूस फर्स्ट, एंड OH माइनस में तो आप कॉमन ही है, तो OH माइनस रिड्यूस करके ऐसा आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग H2 ऑब्टेन कर सकते हैं, बशर्ते कि वाटर में कुछ एसिड का अमाउंट या बेस का अमाउंट ऐड कर दिया जाए। ये बात भी गौर कीजिएगा आप कि हम लोग अगर हम KOH ले रहे हैं या कोई भी अदर बेस ले रहे हैं, तो जो H2 ऑब्टेन होगा उसके साथ साथ CO2 गैस वगैरह भी ऑब्टेन होगा, बिकॉज हाइड्रोक्साइड्स आर जनरली occupied by hydroxide are generally mixed with metal carbonate। होगा क्या, हाइड्रोक्साइड जो होता है CO2 एब्जॉर्बर होता है, तो एटमॉस्फेयर से वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, और CO2 को एब्जॉर्ब करके मेटल कार्बोनेट में मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्सअप रहेगा। तो अगर आप मेटल हाइड्रोक्साइड को, किसी मेटल हाइड्रोक्साइड को डाले वाटर में, तो CO2 कार्बोनेट आयन भी एग्जिस्ट करेगा, और कार्बोनेट आयन का भी, और मतलब कार्बोनेट आयन से CO2 का भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड को चूज करते हैं। बात बता दें कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, BOH का होल 2 is not mixed with metal carbonate and hence hydrogen produced by mixing BOH का होल 2 with water, mixing BOH का होल 2 with water and electrolyzing produces, क्या करेगा, ये प्योर हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, ये प्योर हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। 99.95% लगभग प्योर हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। तो ये बात गौर करोगे कि जनरल अगर हम हाइड्रोक्साइड लेंगे, तो जनरल हाइड्रोक्साइड में मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ मेटल कार्बोनेट ही प्रेजेंट होगा, लेकिन BOH का होल 2 में, जो कि इसके कार्बोनेट से फ्री होता है, बिकॉज उसका कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होता है, वो सोलुबल होगा ही नहीं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा ही नहीं, तो BOH का होल 2 जो है मेटल कार्बोनेट जो होगा से इंडिपेंडेंट होता है, उसमें मेटल कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, इसलिए अगर हम BOH का होल 2 से हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो आसानी से हम प्योर H2 ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका हुआ इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि in preparation of NaOH by electrolysis of brine solution, आप देखोगे ब्राइन मतलब हुआ NaCl सॉल्यूशन, इसके थ्रू भी क्या होगा, आपको देखोगे कि H2 का H2 is produced as byproduct, H2 is produced as byproduct। और ये चीजें हम लोग को आगे पढ़ना भी है, हम लोग अल्कली मेटल में सोडियम एड्स कंपाउंड में NaOH का प्रिपरेशन पढ़ेंगे,
जहां पे आपको बताया जाएगा कि H2 कैसे ऑब्टेन होता है, और बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो, बहुत कठिन ये चीजें नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे अब करते हैं। तीसरा तरीका होगा फ्रॉम वाटर गैस। फ्रॉम वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है? वाटर गैस CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का इक्विमोलर मिक्सचर है। ठीक है, इसी को हम लोग सिंथेटिक गैस भी कहते हैं। सिंथेटिक गैस भी कहते हैं, शॉर्ट में सिन गैस। कारण ये है बिकॉज इससे हम लोग कार्बन जो वाटर गैस होता है, इससे बहुत सारा तरह का जो मटेरियल है, बहुत सारा तरह का जो ये कह सकते हो आप, हाइड्रोकार्बन है या गैसोलीन है, ये सबको प्रिपेयर किया जाता है, और इसीलिए इसको सिंथेटिक गैस भी कहते हैं। होता ये है कि पहली बात, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड वाटर गैस। इसी को हम लोग वाटर गैस कहते हैं। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CO and H2 इज कॉल्ड वाटर गैस। होगा क्या कि कार्बन पे अगर आप स्टीम पास कर दो बहुत हाई टेम्परेचर पर, लगभग 1270 केल्विन पर, तो होगा क्या, ये CO प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी गैस और ये भी गैस, और ये क्या होता है, कार्बन सॉलिड होता है। तो इसको इसी से देखो, ये क्या हो गया, वाटर गैस हो गया, ये वाटर गैस प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है गैसिफिकेशन ऑफ कार्बन सॉलिड। चूंकि कार्बन का गैसिफिकेशन करो, गैस में बदल रहा है उसको, अब क्या किया जाएगा, वाटर गैस इज पास्ड ओवर सुपरहीटेड स्टीम, लगभग 180 डिग्री सेल्सियस पे सुपरहीटेड स्टीम होगा, इन प्रेजेंस ऑफ catalyst like Fe2O3 and promoter like Cr2O3, और इसके प्रेजेंस में क्या होगा, वाटर गैस को पास किया जाएगा सुपरहीटेड स्टीम में, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक Fe2O3 and promoter like Cr2O3 at about temperature 400 डिग्री सेल्सियस, 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रोसीजर में क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 जो वाटर गैस है हमारा, इस पे हमने H2 को पास किया, तो होगा क्या, ये बन जाएगा CO2 प्लस H2 बन जाएगा। अब यहां पर जो CO2 बना, CO2 को आप रिमूव कर सकते हो बाई डिसॉल्विंग विथ वाटर अंडर हाई प्रेशर। CO2 को हम रिमूव कर सकते हैं, CO2 कैन बी removed by passing with a steam under high pressure. हाई प्रेशर पे अगर आप क्या करते हो, CO2 गैस के साथ अगर स्टीम पास करते हो, वाटर पास करते हो, तो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करके CO2 प्लस H2O अबाउट 30 atm प्रेशर पे क्या होगा, ये H2CO3 बना लेगा, और आपका हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा जो कि आपने प्रोड्यूस किया हुआ है। इस तरह से आपने वाटर गैस या सिंथेटिक गैस या सिन गैस या क्या किया, हमने हाइड्रोजन का प्रिपरेशन किया। अब एक तरीका होता है नेचुरल गैस से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नेचुरल गैस क्या है, देखिए नेचुरल गैस होता है हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है जो कि प्रोड्यूस्ड होता है जब पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पेट्रोलियम को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो नेचुरल गैस ऑब्टेन होता है जो कि एक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। चौथा पार्ट है फ्रॉम नेचुरल गैस।
तो नेचुरल गैस क्या होता है? ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मेनली इसमें जो कंपोनेंट होता है, मेनली इसमें जो होता है मीथेन होता है, मेनली मीथेन, ठीक है। लगभग 80 to 85% इसमें मीथेन होता है, एज वेल एज C2H6, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब भी कुछ कुछ अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है जो कि प्रोड्यूस्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम कंपोनेंट। पेट्रोलियम का जो कंपोनेंट होता है क्रूड ऑयल से जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है जिसमें कि मेनली CH4 प्रेजेंट होता है, उसी को नेचुरल गैस कहते हैं। तो अगर हम CH4 पे क्या करें, स्टीम डाल दें, फिर वही बहुत ज्यादा हीटेड स्टीम लगभग फिर 1200 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम ऐड करें तो बनेगा हमारे पास CO प्लस 3H2, ठीक है, CO प्लस 3H2। अब क्या होगा, CO प्लस 3H2 पे अगर आप क्या करोगे, CO प्लस 3H2 पे आप क्या करोगे, अगर आप फिर H2O पास किया, ठीक है, तो आपको CO2 प्लस H2 ऑब्टेन हो जाएगा, और CO2 को आपने क्या किया, रिमूव कर लोगे बाय पासिंग स्टीम एट हाई प्रेशर, बाय पासिंग KOH, जो कि क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि H2 को प्रोड्यूस किया जा सकता है इन इंडस्ट्री। तो हमने अभी तक आपको पढ़ाया है कि लैब प्रिपरेशन ऑफ H2 कैसे हो सकता है और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2 कैसे हो सकता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हमने पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो हाइड्रोजन एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होता है। हाइड्रोजन एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होता है इन प्योर फॉर्म। हालांकि इम्प्योर फॉर्म में इसको फिशियस स्मेल होता है, फिश की तरह थोड़ा स्मेल करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक PH3 एंड ASH3, ठीक है, फॉस्फीन एंड आर्सेन के प्रेजेंस रहने के कारण क्या होगा, फिशियस स्मेल होता है। प्योर H2 इज कलरलेस orderless, pure H2 is colorless orderless gas, but impure H2 has fishious smell due to presence of impurities, like PH3 and ASH3। PH3 और ASH3 के प्रेजेंस रहने के कारण इसको फिशियस स्मेल होता है। तो प्योर H2 कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, लेकिन इम्प्योर H2 जो होगा फिशियस स्मेल रखेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक PH3 एंड ASH3। सेकेंड पॉइंट होगा H2 इज द लाइटेस्ट गैस नोन। H2 इज द लाइटेस्ट गैस नोन। तीसरा पॉइंट है कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, तीसरा पॉइंट है कि H2 है वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसीलिए क्रिटिकल टेम्परेचर और सो एंड हेंस इट कांट बी लिक्विफाइड, और कांट बी लिक्विफाइड, इसको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। और ये जो है हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टेशन को कठिन बना देता है, महंगा बना देता है। एक्चुअली में हाइड्रोजन जो है बहुत ही कंबसेबल गैस है, हाइड्रोजन बहुत आसानी से कंबसन कर लेता है। तो अगर आप सिंपल कंटेनर में लेकर के इसको गैस को लेकर बढ़ोगे तो होगा ये कि हाइड्रोजन एक्सप्लोड कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसीलिए हम लोग एक ऐसे कंटेनर में हाइड्रोजन को रख के चलेंगे जो बहुत हैवी हो, बहुत स्टील का, बहुत मोटे परत का कंटेनर रखना होगा, और इसके कारण से जो होगा हाइड्रोजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत मुश्किल हो जाता है। कारण ये है कि जो
जो स्टील कंटेनर आप रखोगे वो बहुत हैवी होगा, बिकॉज उसका वॉल थिकनेस क्या होगा कंटेनर का, बहुत ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन का जो आप मान लिया कंटेनर का वेट आपके पास 100 केजी है और हाइड्रोजन उसमें 10 केजी आप ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, तो आप समझ सकते हो कि अनइकोनॉमिकल है कि आप हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करना है, हाइड्रोजन 10 केजी ढुला रहा है और जो आपका मतलब स्टील कंटेनर है 100 केजी उसके साथ मूव कर रहा है। तो इसलिए हाइड्रोजन को जनरली मूव करवाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोलिक, जैसे CH2। ठीक है, इट मेक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन H2 क्या टफ एंड अनइकोनॉमिकल। कारण यही है कि इसको बहुत स्ट्रॉन्ग स्टील कंटेनर में भर के भेजना होगा, क्योंकि गैसियस फॉर्म में तो बहुत कम अमाउंट उसमें जाएगा और इसलिए अनइकोनॉमिकल होगा। सो हाइड्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड in the form of HCH2 कैल्शियम हाइड्राइड, इसको हाइड्रोलिथ कहते हैं हम लोग, हाइड्रोलिथ कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोलिथ कहते हैं। तो हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से किया जाएगा। अगर हम और कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन इज हाईली adsorbed on metal surface like निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम। फाइनली डिवाइडेड जो पैलेडियम पार्टिकल होता है, निकेल पार्टिकल होता है, लगभग 1000 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर सकता है। एडजॉर्प्शन को ही गैस का एडजॉर्प्शन और मेटल सरफेस को ही ऑक्लूजन भी बोलते हैं। तो ऑक्लूडेड भी बोला जाता है कि हाइड्रोजन इज हाईली ऑक्लूडेड इन ऑन मेटल सरफेस। तो इस तरह से हाइड्रोजन का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए हाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है हाईली कंबस्टिबल होता है और ये जलता है विथ पेल ब्लू लाइट, पेल ब्लू कलर के साथ, मतलब हल्का ब्लू कलर का लॉ इसका आएगा और उसके साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा। हालांकि ये हाईली कंबस्टिबल है लेकिन अदर को कंबसन के लिए सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इट इज हाईली कंबस्टिबल गैस, ये बहुत ज्यादा कंबस्टिबल गैस है एंड बर्न विथ ए पेल ब्लू फ्लेम। ए पेल मतलब हुआ हल्का ब्लू फ्लेम, पेल ब्लू फ्लेम। ठीक है, तो H2 जो होगा O2 के साथ जल करके क्या होगा, H2O बनाएगा। जैसा कि दिख रहा होगा कि जो प्रोडक्ट है हमारा वो नॉन पोल्यूटिंग है, H2O जो है वो बिल्कुल पॉलिटिक नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है H2 को। इसके कारण भी बिकॉज ये बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, डेल्टा यहाँ पे वेरी हाई होगा। ठीक है, नॉन पॉलिटिंग फ्यूल कहते हैं इसको, बिकॉज इसके जलने पर कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, नॉन पॉलिटिंग फ्यूल। ठीक है, इसी कारण से इसको फ्यूल सेल में बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है। जो रॉकेट मिशन होता है उसमें हाइड्रोजन को ही मेनली यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में, बिकॉज एक तो एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है, एज वेल एज जो वाटर बनता है उसका यूज किया जा सकता है इन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये हाईली कंबस्टिबल गैस है, O2 के साथ इस तरह से रिएक्शन कर रहा है, देखिए रहो। दूसरा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन H2 के साथ, तो H2 जो होगा H2 के साथ आसानी से रिएक्शन करके बना लेगा 2X। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट दोगे तो हो सकता है एक्सप्लोजन भी हो जाए, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाई एनर्जी जनरेट होगा। ठीक है, खासकर X यहां पर क्या होना चाहिए, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ऐसा रिएक्शन होगा रेडियली। तीसरा होगा रिएक्शन विथ सल्फर। तो सल्फर की बात करें तो अगर हाइड्रोजन पे सल्फर जो बॉइलिंग कंडीशन में, बॉइलिंग सल्फर अगर पास कर दिया जाए
तो H2S गैस ऑब्टेन होता है। अगर हम आगे हाइड्रोजन पे क्या करें, हाइड्रोजन पे अगर हम N2 गैस पास करें वेरी हाई प्रेशर पर, चौथा पॉइंट है रिएक्शन विद N2, तो N2 के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे, N2 के साथ रिएक्शन करोगे तो H2 को अगर आप N2 के साथ मिलाओगे 3:1 वॉल्यूम में, बहुत हाई प्रेशर पे आपको रिएक्शन करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ आयरन मोलिब्डेनम, आयरन एज कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज प्रोमोटर एट वेरी हाई प्रेशर अबाउट 200 atm एंड लो टेम्परेचर बिकॉज एक्सोथर्मिक फिनोमेना होता है लगभग 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पांचवा होगा अगर रिएक्शन विथ मेटल की बात करें तो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, मेटल हाइड्राइड देगा, आयनिक हाइड्राइड देगा। लिथियम के साथ हाइड्रोजन को रिएक्शन करा दो, LiH ऑब्टेन होगा। सोडियम के साथ हाइड्रोजन को रिएक्शन करा दो, क्या होगा, NaH ऑब्टेन होगा, मेटल हाइड्राइड मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का H2 हैज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑल्सो, H2 has reducing property also, and it reduces metal oxide like CuO, copper oxide, lead oxide, tin oxide, ये सब को क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है। Fe2O3 को भी रिड्यूस कर देता है। जैसे कि CuO को अगर आप H2 पे पास करोगे तो बन जाएगा कॉपर प्लस H2। तो इस तरह से आपने देखा कि मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल ऑब्टेन किया। तो ये सभी जो है प्रॉपर्टीज होगा हाइड्रोजन का, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हाइड्रोजन। यूज क्या क्या होगा हाइड्रोजन का, तो देखिए हाइड्रोजन का अगर हम यूज की बात करें, अगर हम यूज ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि हाइड्रोजन का यूज होता है इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, मिथाइल अल्कोहल, HCl, इन सब का गैसोलीन, ये सब बनाने के रूप के लिए आपको हाइड्रोजन का यूज होता है। दूसरा होता है हाइड्रोजन का यूज होता है इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जो वेजिटेबल ऑयल है, जिस वेजिटेबल ऑयल है वो क्या होता है, वो अनसेचुरेटेड लार्ज मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोकार्बन का। जब उसका हाइड्रोजनेशन करवा दिया था इन प्रेजेंस ऑफ निकेल तो वो क्या होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बदल जाता है, जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल के लिए करते हैं। तीसरा, एज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल की तरह इसको यूज किया जाता है। चौथा इसका यूज हो जाएगा इन मेट्रोलॉजिकल पर्पस। मेट्रोलॉजिकल पर्पस होता है, मेट्रोलॉजिकल पर्पस मतलब होता है मौसम विज्ञान के लिए यूज किया जाता है। इसमें किया गया था, हाइड्रोजन चूंकि लाइटर गैस है, इसलिए गुब्बारे में अगर हम मशीन वगैरह फिट करके जो टेम्परेचर मेजर कर सके, प्रेशर मेजर कर सके, ह्यूमिडिटी मेजर कर सके, इन सब को मशीन फिट करके गुब्बारे में अगर हम हाइड्रोजन फिल कर दें तो इसको अगर छोड़ेंगे तो ये क्लाउड के ऊपर रहेगा, और क्लाउड के ऊपर रहेगा तो वहां का जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब आपको आप कैलकुलेट कर पाओगे, आप डिटरमाइन कर पाओगे, और इसीलिए आप हाइड्रोजन गैस की मदद से आप क्या कर सकते हो, मौसम के बारे में कुछ हद तक जानकारी ले सकते हो। एक ओल्ड तरीका है, पुराना तरीका है मौसम के लिए जानकारी के लिए। ठीक है, तो यही सब जो है हाइड्रोजन के बारे में जो जनरल चीजें हैं वो पढ़ना है। हमने अभी तक हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि हाइड्रोजन है क्या, इसका पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल पढ़ा, इसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा, लैब प्रिपरेशन क्या होगा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्या होगा, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज पढ़ा, एंड देन आफ्टर हाइड्रोजन का कुछ यूज पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए टाइप ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन का डिवीजन करोगे
तो हाइड्रोजन का डिवीजन 4 तरीके से किया जाता है, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोजन। दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन विच यू हैव टू स्टडी। तो 4 तरह का हाइड्रोजन होता है, हम बता दे रहे हैं। तो पहला होगा एक्टिव हाइड्रोजन। पहले हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन लिखते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे ऑब्टेन किया जाएगा? एटॉमिक हाइड्रोजन क्या किया जाएगा? अगर आप मोलिकुलर हाइड्रोजन को अगर हम लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर अगर हीट कर दें तो क्या होगा? आपको 2 हाइड्रोजन ऑब्टेन होगा। या फिर आप क्या करो, इस पे इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस कर दो। इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस कर दोगे तब भी क्या होगा? आपको 2 हाइड्रोजन ऑब्टेन होगा विथ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, विथ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी है वो जो है एसोसिएटेड विथ, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ जो एनर्जी इवॉल्व हुआ, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएट्स विथ हाइड्रोजन atom which make it highly energetic and reactive, जो इसको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बना देगा और रिएक्टिव बना देगा और रिएक्टिव बना देगा। it has very a small lifetime, बहुत स्मॉल लाइफ टाइम होगा। एंड कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म H2, आपस में कंबाइन करके टू फॉर्म H2, प्रोड्यूसिंग एनर्जी सो हाई दैट temperature raises to 4000 डिग्री सेल्सियस, अराउंड 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर। पॉइंट ये है कि जब आप इसको तोड़ोगे तो 2 हाइड्रोजन तो अलग हो गया, एटॉमिक हाइड्रोजन आपका ऑब्टेन हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन ऑब्टेन होगा जो इसके साथ एनर्जी बहुत ज्यादा निकल रहा है वो इसके साथ एसोसिएटेड हो जाएगा। एनर्जी एसोसिएटेड होने के कारण क्या होगा? इसका एनर्जी बहुत ज्यादा होगा जो इसको बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देगा। इसलिए क्या होगा? तुरंत आपस में कंबाइन कर जाएगा और जब कंबाइन करेगा तो क्या होगा? जो एनर्जी इसके साथ है प्रेजेंट वो क्या होगा? रिलीज होगा। और जब एनर्जी रिलीज होगा तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेज कर देगा। अगर इफ एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है, कंबाइन एट मेटल सरफेस, अगर मेटल सरफेस पे कंबाइन किया, मेटल सरफेस, then metal surface glow, ठीक है, glow with intense light। और यही जो होता है इंटेंस लाइट, यही जो होता है प्रिंसिपल, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च का ये प्रिंसिपल है। एक टॉर्च होता है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, इसमें क्या किया जाता है? एटॉमिक हाइड्रोजन को मेटल सरफेस पे कंबाइन कराया जाता है। तो जो टेम्परेचर रेज हो रहा है 4000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, वो इतना ज्यादा है कि मेटल सरफेस को क्या करेगा? ग्लो कर देगा, बहुत चमकदार बना देगा, इतना चमकदार बना देगा कि उससे रोशनी टाइप का क्रिएट होगा, और जो कि प्रिंसिपल है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च का। ठीक है, तो एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये जो है आसानी से सभी नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर जाता है एक्सेप्ट नाइट्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑल नॉन मेटल्स एक्सेप्ट
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है बिकॉज नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में क्या होगा, कैपेबल नहीं हो पाएगा। दूसरा, एटॉमिक हाइड्रोजन कंबाइंड विथ मेटल टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड, टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड बनाएगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आयनिक हाइड्राइड्स वगैरह हम लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है। दूसरा तरीके का जो हाइड्रोजन होता है वो नेसेंट हाइड्रोजन होता है। नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। कोई हम लोग क्या कहते हैं, नेसेंट, नेसेंट का मतलब ही होता है नवजात। तो जिस समय हाइड्रोजन जस्ट बना है उसी को बोलेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से नेसेंट हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन एटॉमिक हाइड्रोजन से बहुत कम रिएक्टिव होगा। ठीक है। तो नेसेंट हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन एट द इंस्टेंट ऑफ प्रोडक्शन, एट द इंस्टेंट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड, एट द इंस्टेंट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है। इट इज मोर रिएक्टिव दैन, इट इज मोर रिएक्टिव दैन एक्टिव हाइड्रोजन, सॉरी मोलिकुलर हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन से कम होगा मोलिकुलर हाइड्रोजन। और इसको हम देखो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे देखो क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल में अगर आपने KMnO4 जो कि पर्पल कलर का है, इस पे अगर आपने क्या किया, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन पास किया, ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन पास किया, तो कुछ नहीं होगा रिएक्शन, डिक्लरेशन नहीं होगा। डिक्लरेशन मतलब जो पर्पल कलर है KMnO4 का वो फेडअप नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसमें क्या किया, H2SO4 विथ जिंक पास कर दिया, तो H2SO4 जिंक के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, ये जो है ZnSO4 आप जानते हो, ZnSO4 प्लस H2 गैस ही ऑब्टेन होगा। और जो H2 गैस ऑब्टेन होगा, अब ये KMnO4 के साथ जो H2SO4 H2 गैस ऑब्टेन हुआ है, KMnO4 के साथ इसको रिएक्शन करके डिक्लरेशन इसका कर देगा, डिक्लरेशन ऑफ KMnO4 अकर। और इससे साफ दिख रहा है कि ये H2 जब तुरंत बना है तो क्या हो गया है, KMnO4 को रिड्यूस कर पा रहा है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी हाइड्रोजन अगर हम बात करें तो वो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन KMnO4 को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। इसी को हम लोग बोलेंगे नेसेंट हाइड्रोजन, इसी को हम लोग बोलेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन के एक्टिविटी का कारण माना जाता है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो क्या होगा, इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया है, और जो हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ है एनर्जी वही इस हाइड्रोजन को ज्यादा एक्टिव बना दिया है। और इसी कारण से क्या हो रहा है, ये रिड्यूस कर पा रहा है KMnO4 को, डिक्लेरेशन कर पा रहा है KMnO4 का। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला होता है एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन भी उसी तरह से एक्टिव होता है जिस तरह से एटॉमिक हाइड्रोजन होता है। इसमें क्या होगा, मोलिकुलर हाइड्रोजन पे अगर आप नॉर्मल प्रेशर पे ही ऑलमोस्ट एंड हाई टेम्परेचर पर पास करोगे, दो हाइड्रोजन बनेगा, या फिर इस पे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के अब्सेंस में क्या किया जाएगा, आपको H2 का अगर हम H2 पे अगर हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे तो एक्टिव हाइड्रोजन बनेगा। एक्टिव हाइड्रोजन जो होता है रिएक्टिव लाइक एटॉमिक हाइड्रोजन होता है, रिएक्टिव लाइक एटॉमिक हाइड्रोजन होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन की तरह ही क्या होगा, ये रिएक्टिव होगा। अगला पॉइंट होता है, चौथा जो टाइप ऑफ हाइड्रोजन है वो है ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पारा हाइड्रोजन। चौथा टाइप है ऑर्थो हाइड्रोजन एंड
पारा हाइड्रोजन। देखिए, आप ये अच्छे से जानते हो कि अकॉर्डिंग टू हुंस रूल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट स्पिन में होगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा अपोजिट स्पिन में होगा। हुंस रूल या कहो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नॉट हुंस रूल। हुंस रूल अलग रूल है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा अपोजिट स्पिन में होगा। लेकिन प्रोटॉन जो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है और प्लस 2 प्रोटॉन है। तो अगर जैसे कि हम बात करें 2 हाइड्रोजन के जुड़े होने की, तो प्रोटॉन है यहां पर P, प्रोटॉन है यहां पर P, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप गौर करोगे तो इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करेगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहां भी प्रोटॉन है, यहां भी प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा इन बोथ केस। अब इलेक्ट्रॉन जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो प्रोटॉन के मूवमेंट का 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। प्रोटॉन अगर सेम डायरेक्शन में मूव करे, मतलब इलेक्ट्रॉन विल स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, स्पिन करेगा। हालांकि इफ प्रोटॉन जो है, अगर क्या हुआ, प्रोटॉन जो है मूव्स इन सेम डायरेक्शन में मूव किया, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोजन। इसको हम लोग ऑर्थो हाइड्रोजन कहेंगे। और अगर प्रोटॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, इफ प्रोटॉन का स्पिन जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, प्रोटॉन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, then it is called parahydrogen. At normal temperature, at normal condition, orthohydrogen at normal condition जो होता है ऑर्थोहाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू पाराहाइड्रोजन। स्टेबिलिटी जो होगा ये होता है ऑर्थोहाइड्रोजन का ज्यादा होता है। अगर हम एक सैंपल हाइड्रोजन का कंसीडर करें तो उसमें लगभग 75% H2 होता है, ऑर्थोहाइड्रोजन होता है, एंड 25% पाराहाइड्रोजन होता है। तो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हमने टाइप ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स आप सब लोग समझते होंगे कि एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटम जिसका कि मास नंबर अलग अलग हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो। जैसे ही हमने बोला एलिमेंट सेम, मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग हो। तो देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 तरह का आइसोटोप्स होता है हाइड्रोजन का। पहला होता है 11H, जिसका नाम होता है प्रोटियम। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो कितना है 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो कितना है 0। ये एकमात्र ऐसा न्यूक्लियस है जो विदाउट क्या है न्यूट्रॉन है, और इसीलिए क्या होगा H+ को आप क्या कहते हो, प्रोटॉन कहते हो। समझ लो कैसे। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो आपके पास क्या बचा, एक प्रोटॉन ही बचा। तो प्रोटियम। दूसरा होता है 21H, जिसको बोला जाता है ड्यूटेरियम। और तीसरा होता है 31H, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रिटियम। नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां भी क्या होगा 1, प्रोटॉन तो सेम रहना है बिकॉज एटॉमिक नंबर सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां भी कितना हो गया 1। नंबर ऑफ अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन होगा 2 - 1 = 1। यहां पे अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो क्या होगा 3 - 1 = 2।
ठीक है। अगर हम परसेंटेज अबंडेंस की बात करें तो परसेंटेज अबंडेंस क्या होगा, इसका बहुत ज्यादा होगा 99.985%, इसका लगभग 0.015% और इसका 10⁻⁻15%। ये जो होता है रेडियोएक्टिव होता है, स्टेबल नहीं होगा। हाफ लाइफ लगभग इसका 12.33 ईयर होता है, जबकि ये सब जो होता है स्टेबल होता है। ये स्टेबल होगा, स्टेबल होगा। जैसा कि आप जान लो आइसोटोप्स का चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे जो भी हो सब में ऑल हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1 और 1s1 होने के कारण क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल। देयर इज ओनली डिफरेंस इन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू डिफरेंस इन बॉन्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू वेट, ड्यू टू कह सकते हो वेट ऑफ हाइड्रोजन। देयर इज ओनली डिफरेंस इन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज क्यों, बिकॉज हैवियर हाइड्रोजन फॉर या हैवियर आइसोटोप सबके लिए यही है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन के लिए, सभी आइसोटोप के लिए यही तरीका होता है कि चूंकि आइसोटोप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है, इसलिए सभी आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। हाँ, वहां पे रेट में फर्क जरूर होगा बिकॉज हैवियर आइसोटोप्स फॉर्म स्लाइटली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा इसलिए उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा और जब ब्रेक करना मुश्किल होगा इसलिए रेट जो होगा उस केस में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड के रेट जो होगा तोड़ने का, बॉन्ड तोड़ने का स्लो होगा। हालांकि केमिकल प्रॉपर्टीज भले सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करेगा बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन मास। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि आप मेल्टिंग पॉइंट देख लो, जैसे कि आप डेंसिटी देख लो, ये सब जो होगा अच्छा खासा डिफर करेगा ड्यू टू डिफरेंस इन मास। तो आप याद रखोगे कि आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नेचर का होता है, थोड़ा सा डिफर करता है ड्यू टू डिफरेंस इन बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉर्म्ड बाय डिफरेंट आइसोटोप्स। हाउएवर physical properties will be dissimilar because of difference in mass of isotopes.